नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा के रण का आज अंतिम दौर चल रहा है और इस दौर में भी मतदाताओं प्रत्याशियों में घमासान मचा हुआ है। वोट का प्रतिशत भी अगर देखा जाए कमोवेश तो वही औसतन चल रहा है, लेकिन ये चरण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका अपना संसदीय क्षेत्र है, जिनका अपना कार्य क्षेत्र है, और वहीं दूसरी ओर आजमगढ़, जौनपुर, जहां पर अखिलेश का अपना गढ़ है और दोनों अपने अपने गढ़ में मजबूत। सच बात तो यह है कि अगर वाराणसी से मोदी फैक्टर चल रहा है तो आसपास के जिले भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। अखिलेश का अगर फैक्टर चल रहा है, उनकी सीधी लड़ाई दिख रही है, तो आसपास के जिले वो भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में एक बात और है, वो है छोटे दल और छोटे दलों की अग्नि परीक्षा। हालांकि जो छोटे दल जिनसे गठबंधन हुआ है, सपा का और भाजपा का, वो कई सीटें लड़ भी चुके हैं, लेकिन इस दौर में भी, इस चरण में भी उनकी कई सीटें हैं। अपना दल अनुप्रिया का मैदान में है। अगर देखा जाए तो राजभर बड़ी शक्ति के साथ मैदान में है। जनवादी पार्टी संजय चौहान की तेजी के साथ आगे है और वही दूसरी ओर निषाद पार्टी, जिसका समझौता भाजपा से है, वो भी बड़े उत्साह के साथ मैदान में आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी के साथ में बिहार की भी दो पार्टियां, जेडीयू और वीआईपी भी मैदान में है और लगता है कि इन सबकी एक अग्नि परीक्षा है। 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं और पिछले बार बीजेपी को सीधे 29 सीटें मिली थी। 11 सीटें सीधे सीधे अगर आप देखा जाए तो माना यह जा रहा है कि ये सपा के पक्ष में थी, कहीं ना कहीं उनके साथ मिलजुल करके। हालांकि उसमें अपना दल की भी 4 सीटें थीं बीजेपी के पास। बीजेपी के पास जो है सीधे तौर पर जो राजभर पहले थे उनके साथ में, उनकी भी सीटें थी। निषाद पार्टी की भी एक सीट थी। लेकिन ये सब समीकरण बढ़ रहे हैं और दावा ये किया जा रहा था अभी तक कि छठे चरण तक फैसला हो गया है। सब केवल अब बहुमत का विस्तार है। क्या वास्तव में बहुमत का विस्तार है? क्या वास्तव में 7वां चरण बड़ा अहम है? क्योंकि जो पहले चरण से लड़ाई शुरू हुई थी वो दूसरे चरण पर आई, तीसरे में आई और लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन चला, किसान का मुद्दा चला और उसके साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी चला और उसके साथ में सीधे तौर पर आतंकवाद भी चला। अब सवाल ये उठता है कि इतने मुद्दों के बीच में ये खास तौर से ये जो 7वां चरण है क्यों इतना अहम हो गया? प्रधानमंत्री को भी लगातार मीटिंगें करनी पड़ी, रोड शो करना पड़ा और अड्डे पे बैठ करके चाय भी पीनी पड़ी। स्टेशन पे भी रात को जाना पड़ा। और छठा जो चरण था वो योगी के नाम था। कहते हैं कि योगी और मोदी दोनों ने मिलकर के छठा और 7वां चरण में अपनी सफलता का परचम फहराने का दावा किया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में 7वां चरण तो हो रहा है, लेकिन
सत्ता किसको मिलेगी और पत्ता किसका कटेगा, कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो तो सीधे सीधे भाजपा और सपा के बीच में ही दिख रही है। खैर, हम चर्चा करते हैं और इस चर्चा में मेरे साथ अब तक जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्रा और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से दिनेश वाजपेयी। मैं अपने इन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अनूप वाजपेयी भी अनूप अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी जल्दी से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस बीच में मैं आपको बता दूं कि सपा के वरुण मिश्रा और कांग्रेस के दिनेश वाजपेयी जुड़ गए हैं। मैं एक बार फिर इन दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले वरुण जी जरा हमको ये समझाइए कि 7वां चरण का जो ये रण हो रहा है, क्या इसमें खास बात रही, और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप इस चरण के जो जिले थे आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, वहाँ सब रहे भी हैं और आपने बहुत नजदीक से देखा है। जरा हमको समझाइए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। देखिए, 7वां चरण जो है ये उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल भाग का चरण है और पूर्वांचल में जिस तरीके से 7वें चरण पे हम लोग घूम करके आए, आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, बनारस, तो देखिए किसान का मुद्दा आपने अभी जैसे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों का मुद्दा चला, तो जो ये किसानों का मुद्दा चला ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चल ही है बयार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसका सुपड़ा भारतीय जनता पार्टी का साफ करते हुए किसानों के अंदर जो रोष था, जो उनके साथ समस्याएं हैं, एक 3 किसान बिल ही नहीं थे। सांड की बहुत बड़ी समस्या है, खाद की बोरी में 5 किलो खाद कम कर दी गई। इस तरीके से किसानों को यह भी जानकारी है कि फिर भाजपा सत्ता में अगर कभी भी आई तो फिर 5 किलो बोरी और कम कर देंगे। तो ये देखिए किसानों के मुद्दे थे, बेरोजगारी जिस तरीके से आज बढ़ी हुई है, अन्ना जानवरों की समस्या बढ़ी हुई, तो ये पूरे प्रदेश की समस्या थी। और 7वें चरण पे समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 5वें चरण पे अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया था और 6ठा और 7वां चरण हमको लीड दे रहा है। 6ठे और 7वें चरण पे हम 200 के ऊपर जा रहे हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसमें अब कोई शक और शुबा रहने की कोई स्थिति नहीं रह गई है। आज जिस तरीके से हम लोग वहां गांव में घूमे हैं, पूर्वांचल वैसे भी अति पिछड़े जिलों में आता है, पूर्वांचल का हिस्सा, वहां बहुत से पिछड़े जिले भी हैं जहां पर विकास की धारा 2012 से 2017 के बीच में जो एक पहुंची थी, उस धारा को बिल्कुल विपरीत दिशा में बहा दिया गया। पूरा पूर्वांचल आज विकास से महरूम हो गया 5 साल में। तो आज वहां के लोगों ने, वहां के किसानों ने, वहां के बेरोजगारों ने, वहां के नौजवानों ने, वहां की महिलाओं ने सोच लिया और ठान लिया कि इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ में जो उसने वोट दिया है, ये वोट आज 1 घंटा भी मतदान पे बचा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बहुत जोरदार बढ़त मिलने जा रही है। हम लोग सत्ता में वापसी कर रहे हैं। मैं वरुण जरा थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहता हूँ जी कि कृपया जरा मुझको ये समझाइए कि जो आपने जो सामाजिक गठजोड़ किया राजभर के साथ में, आपने जनवादी पार्टी के साथ में किया, आपने जो किया जो गठबंधन कृष्णा पटेल की अपना दल पार्टी से, इसका आपको क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि अब ये जो नेता लोग हैं ये इस तरीके की बराबर बातें करते रहते हैं, इसलिए स्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं और ज्यादा भरोसा नहीं है। हाँ, फायदा तो आपको मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देखिए, अपना दल और कृष्णा पटेल राजमाता और संजय चौहान जनवादी पार्टी, इन सारे दलों का वहां पर अपने समाज में, अपने लोगों पर और जनता के बीच में एक मजबूत पकड़ है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका गठबंधन उस पार्टी के साथ में था, मगर उन्होंने देख लिया कि ये गरीबों की, असहायों की, किसानों की बातों से बिल्कुल कोई इनका मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने आकर के समाजवादी पार्टी के साथ में आकर के जो गठबंधन किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, निश्चित तौर पर जमीन पर दिख रहा है वहां पर जिस तरीके से वहां पर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी पूरी तरीके से जमीन पर है। कृष्णा पटेल जी पूरी मजबूत ताकत से चुनाव लड़ रही हैं और जीतेंगी।
और जिस तरीके संजय चौहान का वहां पर अपने लोगों समाज के बीच पर एक मजबूत स्थिति पे वो खड़े हैं, तो ये सारे हम लोग को लाभ मिलने जा रहे हैं, बड़ी मजबूती से लाभ मिलने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जनता इस समय परिवर्तन करना चाह रही है और इस परिवर्तन की धारा में जो भी साथ में आ रहा है वो अपने आप मजबूत होता जा रहा है। ठीक बात है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अनूप अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से, आपका चिरपरिचित चेहरा है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अनूप जी, मैं चर्चा कर रहा हूं 7वें चरण की। क्या 7वें चरण में मोदी फैक्टर बिल्कुल चला? मोदी वाराणसी में रुकते हैं, फिर रोड शो करते हैं, मेगा शो करते हैं, इसके पहले लगातार जिलों में जाते हैं। तो ये जो कहते हैं कि 6ठे में योगी और 7वें में मोदी फैक्टर चला, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए वर्मा जी, मोदी जी चुनाव के प्रथम चरण से ही सभी चरणों में उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, और मोदी जी का अपना एक प्रभाव है। योगी जी ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया उसके नाते, और मोदी जी ने, मोदी और योगी की जुगलबंदी जो है, जो इनकी युति मिली, जैसे कहा जाता है ना कि अच्छे ग्रहों की युति मिल जाना, तो जब अच्छे ग्रहों की युति दो नाम से मिल गई, मोदी जी और योगी जी, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव जनता ने देखा। और लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों में जो काम किए, हमने उन्हीं चार कामों को जनता के बीच ले गए, उन्हीं कामों को जनता के बीच गिनाया, उन्हीं कामों पर जनता को बताया। हमने सिर्फ एक एजेंडा रखा कि उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले बदहाल था, उसको 2017 से लेकर 2022 तक किस तरीके से विकास की गंगा बहाने के नाम पर, या अपराध को जीरो टॉलरेंस के नाम पर, या किसान सम्मान निधि के नाम पर, या जनमानस के जो भी काम नहीं हुए। और आपने देखा कि 5 साल के इस कार्यकाल में 3 वर्ष हमको काम करने का मौका मिला और 2 वर्ष तक हमने लगातार कोरोना के दंश को झेला। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में जो काम कर दिए गए वो जनता ने उसको स्वीकार किया है। और मैं तो बहुत दावे से कह रहा हूं कि परिणाम कुछ भी आवे, कुछ भी वरुण जी बता रहे हो या आपका एनालिसिस कुछ भी हो, लेकिन जनता ने योगी जी और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई है, और वो मोहर 10 मार्च को। एक बात अनूप जी थोड़ा संक्षेप में समझाइएगा। मैंने जो देखा या जो जनमानस देख रहा है, अगर आपके 5 साल के काम थे तो उन 5 साल के काम का ब्यौरा तो नहीं दिखाई। अगर शुरुआत चलते हैं तो जिन्ना से पलायन से चलता है, फिर आगे बढ़िए तो गुंडा और माफिया चल जाता है, फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़िए तो फिर आतंकवाद और साइकिल का बम चल जाता है, फिर आप थोड़ा और आगे बढ़िए तो अल्लाह जानवर का मुद्दा चल जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ता है कि हम 10 मार्च के बाद इसका हल निकालेंगे। तो और फिर जो कुल मिलाकर के एक माहौल बनता है वो बुलडोजर का बनता है। तो काम तो कहीं बताया नहीं गया, और कि हमने ये किया वो किया। जवाब ले लीजिए। हाँ, वही जवाब ही तो ले रहे आपसे। हाँ, काम हमने क्या किया ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। अच्छा। और जैसा आपने कहा आतंकवाद क्यों नहीं बोला जाएगा, जब जिस तरीके से आपने देखा होगा गुजरात में जो टेररिस्ट पकड़े गए और उनके पिता समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ जब खड़े होंगे, तो इस देश में आतंकवाद बोला जाएगा, इस देश में बोला जाएगा अगर अपराध होगा, इस देश में बुलडोजर चलेगा अगर अपराध होगा। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? लेकिन हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियों को उतारा, और 2 साल तक लगातार हमने, आपने देखा होगा, महीने में 2 बार राशन देने का काम किया, पेट भरने का काम किया, आवास देने का काम किया। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए। मेरी बात आप सब, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, मैं भी तो वही बात कह रहा हूं। मेरा, आप जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं चले, तो हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं चलना चाहिए। आपने जो कहा मैं मान रहा हूं। आपने कहा आतंकवाद चलना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल चले, हमें कोई दिक्कत नहीं, बुलडोजर चले। लेकिन सवाल ये था कि आपने शुरुआत में कहा कि 5 साल का काम, तो ये जो 5 साल का काम था, अगर उसमें देखें तो बस कहीं पर बात हो गई पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, डिफेंस, ये, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई है। और जब आप बात करते हैं तो फिर सीधे जो है बुलडोजर की बात नहीं। वर्मा जी, क्यों नहीं बात की जाएगी जिन्ना की? अच्छा, अगर
अखिलेश जी जिन्ना को बोलेंगे तो क्यों नहीं कहा जाएगा? सवाल ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वर्मा जी, मैं आपके इस बात 2017 से 22 का जो चुनाव है ये एक महीने में वर्मा जी अलग है। आपने देखा होगा 2017 का जब चुनाव हुआ तो जालीदार टोपी का एक प्रचलन चला पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये हमारी सरकार की काबिलियत है, हमारी सरकार ने काम किया, हमारे नेताओं ने काम किया। आपने देखा होगा 2022 के बाद से जाली टोपी इस उत्तर प्रदेश से गायब हुई। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने, टोपी गायब कर दी। एक मिनट इन्होंने टोपी का आप अनावश्यक समय ये जो डिबेट का खराब हो रहा है, आप बार बार कामों पर जा रहे हैं, काम असल में कुछ किए ही नहीं। मैं मान गया असल में कुछ किए नहीं, ये जालीदार टोपी पे आ जाएंगे, लाल टोपी पे आ जाएंगे। देखिए इनकी सारी टोपियों को जनता ने उतार हो गया इनके रख दिया। खुद ही मोदी वरुण जी एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि आज कुछ हमारे दर्शकों को आप लोगों की ओर से कुछ ऐसा मिले कि जिससे कि कोई एक उनके मन मस्तिष्क में भी एक आंकड़ा सामने आए। मैं ये चाहता हूँ, वो इसलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। दिनेश जी, क्या जो आपने देखा ये चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी लड़ी और जो वरुण मिश्रा जी कह रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? कुल मिलाकर के ये जो 7वां चरण का चुनाव हो रहा है, ये कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि बीजेपी अपने को ये सोच रही थी कि कहीं कमजोरी है तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम ये काम करें। आदरणीय वर्मा जी, 2017 में एक कहावत कही गई हमारे लोगों के यहाँ कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती। तो ये जो आपके इनके ईंट और रोड़े भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो जोड़े थे, वो आज ईंट और रोड़े इनसे छिटक करके, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे वो आपके निषाद पार्टी वाले हो, वो सभी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज का जो फेस है, ये जो 7वां चरण है, ये अहम भूमिका रखता है, क्योंकि राजभर जी की जात का कम से कम 20% उनकी अपने जात के वहां पर वोट है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आज के इस चरण में आखिर मोदी जी को उतरना पड़ा बनारस में, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा था कि आज ये जो हमसे टूट करके समाजवादी पार्टी के साथ जाकर जुड़े हैं, उसका हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी कारण आज उनको उतरना पड़ा। और हमारे अवस्थी जी भी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जालीदार टोपी। अरे अवस्थी जी, आप ये बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जालीदार टोपी लगा के विदेशों में जाते हैं और जाकर के उनको नवाज शरीफ जी को, माता जी को शाल देते हैं, तो उसमें आप लोग परहेज नहीं करते हैं। सुनिए, अरे भाई जालीदार टोपी का हिंदुस्तान में है क्या? आप बात समझिए, जालीदार टोपी क्या हिंदुस्तान के लिए वर्जित है? प्रधानमंत्री जी को विदेशों में जाकर के क्या जालीदार टोपी नहीं लगाते? अरे भाई है कोई फोटो? अरे एक नहीं, मैं 10 हूँ और मैं लाके दिखा दूंगा। नेट पे सर्च कर लीजिए। हाँ बिल्कुल और नवाज शरीफ जी को शाल देना, तो क्या खाली उत्तर प्रदेश में जालीदार टोपी बैठकर वो बात करिए जिसका प्रमाण हो। क्या शॉल, अगर आप पास प्रमाण है, क्या शॉल नहीं दिया नवाज शरीफ जी माता जी को? अगर देश का प्रधानमंत्री क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या शॉल नहीं दी जाएगी? प्रधानमंत्री जी खाली यही मुसलमानों का विरोध करते हैं, बाहर नहीं करते। एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट, ये मैं जरा वरुण जी थोड़ा संक्षेप में ही बताइएगा। वरुण जी, ये जो काम की बात के अलावा जो बातें हुई हैं, तो निश्चित रूप से हम भी ये मानते हैं कि हमारा देश है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिकवाद है, तो क्यों नहीं, जैसा कि अनूप जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इनकी बात को लेके चलते हैं, क्यों नहीं जिन्ना की बात की जाए, क्यों नहीं आतंकवाद की बात की जाए, क्यों नहीं साइकिल बम की बातचीत की जाए, क्यों नहीं माफिया की बातचीत की जाए, क्यों न बुलडोजर की बातचीत की जाए? क्योंकि आपके शासन में जो कुछ हुआ उसको लेकर के जो स्थिति बनी, तो उससे एक फायदा तो जनमानस में पैदा हो गया और उसका लाभ भी बीजेपी को मिल रहा कि साहब ये बात तो सही है कि बड़ा अंकुश लगा इन अपराधियों पर, और अब कहीं पर कुछ भी नहीं होता है ना, तो अब तो महिलाएं भी 5 बजे के बाद घर से निकल सकती हैं। और ये भी कहा जा रहा
अब तो वाहन चोरी भी नहीं होते हैं, अब तो कहीं छेड़छाड़ भी नहीं होती है, कहीं मनचले भी नहीं दिखाई देते। मेरा सवाल ये है कि अगर ये स्थिति है तो क्यों नहीं चुनाव में कहा जाएगा? देखिए चीजें वर्मा जी ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुगालते में आकर के आतंकवाद को सीधे समाजवाद पार्टी से, समाजवाद से जोड़ने का काम करती ठीक है ना। अभी जैसे हमारे अनूप जी ने कहा कि जालीदार टोपी, महबूबा मुफ्ती इनकी बुआ है, महबूबा मुफ्ती के साथ जिसके साथ ये गठबंधन करेंगे वो इनकी बुआ है। ठीक, नवाज शरीफ के यहाँ जा करके बिरयानी खाएंगे मोदी बिना बुलाए, वो इनके चचा जान है। ठीक है, और ये आरोप लगाएंगे समाजवादी पार्टी पर। देखिए हिंदुस्तान का संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारी पहली लाइन है। ठीक है, और ये जनता का जो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति करके 2014 में, 2017 में जिस तरीके से बरगला करके हिंदू मुस्लिम को आप हिंदुस्तान में अलग करोगे, हिंदुओं के मुसलमानों के बीच में आप खाई खींचने का काम करोगे, यही जवाब, यही अहंकार आपका तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। यही अहंकार गए तो थे आप पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम करने, वहां पर आपने क्या पाया? जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में साइकिल को आप साइकिल बम से जोड़ दोगे। आज कितना, आज गरीबों का एक वाहन है साइकिल, उसको आप कहोगे साइकिल बम है। अरे आतंकवादी जो घटना होती है उस पर तो हर दल हो, हर हिंदुस्तानी हो, उसका खून खौलता है। क्या अगर आप जिस तरीके से आपने कह दिया कि साइकिलों में बम रख करके किया गया, तो साइकिल निशान है हमारा। साइकिल एक गरीब का वाहन है, उसी से वो अपनी 2 जून की रोटी रोजी कमाता है। अरे आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले हो, पूंजीपतियों की पार्टियों वाले हो। अरे आप लोग बड़े हेलीकॉप्टरों में चलते हो, अडानी अंबानी की पार्टी है ये। तो आपको तो साइकिल खराब लगेगी। ये साइकिल बम की बात ही करेंगे, ये कभी किसी बेरोजगार को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। किसानों को बोरी में, खाद की बोरी में 5 किलो काटेंगे, ये वो पार्टी है। ये अन्ना जानवरों को खेतों में जाने पर देश का प्रधानमंत्री आज मान गया, 3 किसान बिल पे देश का प्रधानमंत्री हो गया, विकास की बात नहीं जाएंगे। एक मिनट बस, हो गया मनोज जी। अनूप जी जरा मुझको ये समझाइए कि आप आतंकवाद की बात की, अभी आपने जाली टोपी वाली बात की, इसके मतलब, और आपने 80-20 की भी बातचीत की, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या कारण है कि आप अपने अनुरूप उस माहौल को नहीं बना पाए? मैंने ध्रुवीकरण की बात नहीं हो पाई, आपने जो 80-20 का मुद्दा उछाला वो भी नहीं होने पाया, आपने जो आतंकवाद को लेकर के घेरने की बात की वो भी नहीं हो पाया। क्यों जनमानस ने इन बातों को इग्नोर कर दिया, मतदाताओं ने इग्नोर कर दिया? नहीं वर्मा जी, हाँ, जवाब ले लिए। हाँ वही जवाब ही तो। कहां से हमने बात उठाई? मैंने ये कहा, आप या तो सुने नहीं ठीक से, मैंने ये कहा कि अगर कोई आतंकवादी इस देश पे पकड़ा जाएगा और उस आतंकवादी के पिता अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाएंगे तो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? मेरा सवाल साइकिल बम लगाकर अगर की जाएगी सुन लीजिए, तो साइकिल क्यों नहीं बोली जाएगी? मेरा सवाल सुन लीजिए, आप समझ नहीं पाते। मेरा कहना ये है, एक मिनट, मेरा साथ सवाल नहीं समझा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो आपने ये आतंकवाद की, बुलडोजर की ये सब बातें उठाई और जाली टोपी की बात उठाई, सब कुछ किया, और वो मतदाताओं पे असर नहीं हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वर्मा जी, मतदाताओं पर असर जो किया वो किया, जो 2 साल हमने राशन दिया, मतदाताओं में असर किया। जो हमने आवाज दिए, मतदाताओं में असर किया। जो उत्तर भारतवर्ष के 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाई, मतदाता को असर किया। जो हमने हर किसान को सम्मान निधि दी, मतदाता को एहसास हुआ, वो हुआ जब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मंचलों को ठोका जाने लगा, उत्तर प्रदेश में अपराध को कम किया जाने लगा, उत्तर प्रदेश में चैन स्नैचिंग बंद हो गई, उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चलने लगा। और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट जो दिया वो कमल की इतनी बटन दबाई है, इतनी बटन कमल की दबाई है कि 10 मार्च को आपको दिखेगा। अनूप बस एक लाइन में जरा हमको जवाब दे दीजिएगा, एक लाइन क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, ये लोग छोड़ के चले गए और लगभग 1 दर्जन विधायक चले गए, दूसरी ओर राजभर आपसे टूट गए निश्चित रूप से, तो इन बातों का
आज के चुनाव में या जो पूरा चुनाव हुआ खासतौर से पूर्वांचल और वहां से, इस पर आप कितना असर देख रहे हैं? देखिए वर्मा जी, ऐसा है कि जिससे पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे तब उनका कद बढ़ा था और तभी वो चुनाव जीते थे और वो जितने लोगों को लेके आए थे सब जीते थे। ठीक है। अब सारा ईवीएम में बंद हो गया है। हाँ, हाँ। 10 मार्च को फिर हम आपके साथ बैठेंगे। हाँ, हाँ। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी में उनको लगा कि हाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र की टिकट को मना कर दिया, इसके बाद वो जिस तरीके से बौखला कर और जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर गए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सुना। तो अब आ जाइए राजभर की बात। नहीं मेरे सुनिए, तो वोट तो उनको मिल ही रहा है उनकी जात के। पूरी बात या तो हो जाने दिया करिए। राजभर, रात ने राजभर की बात की। अभी वरुण जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए, ये राजभर चूंकि सपा के साथ आ गए हैं इसलिए उनका जनाधार बढ़ गया। वरुण जी, उनका जनाधार कहीं था ही नहीं, यही आपको 10 मार्च को पता लगेगा। और वर्मा जी मेरे सवाल का जवाब 10 मार्च को ये जो भानुमती का जोड़ा गया है, मेरा एक सवाल, मेरा सवाल का जवाब आप कुछ लगता है कि कुछ ओवर हो गए। अब जो ओवर ना हो, ये थोड़ा सा मेरे सवाल का, मेरा ये या तो हाँ कहिए अल्लाह कहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये लोग छोड़ करके गए, आपका राजभर से भी संबंध टूटा, इसका क्या नुकसान हो रहा बीजेपी को, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। अब आप जाकर लगते वर्मा जी, उनका पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा। वो समाज को छोड़कर सपा के साथ चले गए हैं, वो समाज को छोड़कर समाजवादी बने हैं, इसलिए उनका कोई अस्तित्व है नहीं। अगर आपके पास अगर चले गए तो उनका अस्तित्व है, और आपसे टूट करके कोई चला जाए तो वो अस्तित्वहीन हो जाएगा। नहीं वर्मा जी, फिर आप समझे नहीं। हाँ भाई, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो मेरे पास आए थे, अच्छा तो आपने बढ़ा दिया, ठीक बात, आपने उनको बढ़ा दिया। ठीक है, हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 7वें चरण की, लेकिन आज हम चर्चा ये भी जानेंगे और कोशिश भी करेंगे, हमारे जो मेहमान हैं जरा तर्क संगत बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई भाषण का या विस्तार का कोई विषय नहीं है। हम आपको 3 बाइट सुनाते हैं, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और सपा सुप्रीमो की। जरा सुनिए इन तीनों बाइट को और फिर हमको एक एक करके इसका जवाब दीजिए। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और जोरदार चौके और छक्के लगे हैं। 350 से विकसित भारतीय जनता पार्टी 6 चरणों में प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अगर आजमगढ़ जिला सहयोग कर लेगा भाइयों बहनों, ये 330 तक रिकॉर्ड जाएगा, 330 तक स्कोर पहुंचेगा। मैंने पहले दिन टारगेट फिक्स किया था, गठबंधन और हम लोगों ने मिलकर के इस बार 400 सीटें जीतनी है। अब मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतने वाली है। अब मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतने वाली है। अब मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरा यूपी। तो आपने सुना कि किस तरीके से दावे किए गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यूपी ने बिना बटे हुए ये तय कर लिया है कि बस सरकार तो भाजपा की बनेगी, योगी की बनेगी। योगी जी कह रहे हैं कि 6ठे चरण तक हम 275 सीटें जीत चुके हैं और साथ में अगर आजमगढ़ साथ दे दे, आजमगढ़, तो हम 330 सीटें जीत लेंगे। वहीं पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने प्रारंभ में गठबंधन के साथ 400 का लक्ष्य तय किया, किंतु अब मैं ये कह सकता हूं कि हमको 300 सीटें मिल रही हैं। ये 3 दावे हैं और जो मुकाबला है
वो भी बड़ा कांटे का है, बड़ा क्लोज है। माने अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये दावे हैं, और इन दावों पर हमारे जो मेहमान क्या कहते हैं ये आप जरा सुन लीजिए। और मैं अपने मेहमानों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि तर्क संगत बात होगी, अर्थ की बात होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले अनूप, क्या कहेंगे? आपने मोदी की और योगी की दोनों की बातें सुनी। नहीं वर्मा जी, देखिए हम लोग पहले दिन से ही, चुनाव के पहले से ही हम लोग ये कहते चले आए कि हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं बोली गई। हमने नहीं कहा हम 400 सीटें जीत रहे हैं और बाद में हम आ जाएंगे हम 300 सीटें जीत रहे हैं। ठीक, जो अखिलेश जी ने कहा कि हम 400 का टारगेट हमने फिक्स कर दिया था, टारगेट, तो टारगेट फिक्स करने वाले लोग 300 पे आ गए। ठीक, अभी एग्जैक्ट पोल के बाद कितने पे आएंगे ये एग्जैक्ट पोल बताएगा। हमने तो फर्स्ट दिन से ही, और मैं फर्स्ट दिन से नहीं, जब हम चुनाव की रणबेरी बजी तभी से हमने कहा हम 300 पार, लेकिन कोई नई चीज नहीं बोली। ठीक बात, और 300 पार बोलने का मतलब तब मैं आपकी बात मान, और जो योगी जी ने कहा कि आजमगढ़, ये सत्य है कि आजमगढ़ में हम कमजोर हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं और इसको मंच से स्वीकार किया हमने। इसीलिए योगी जी ने कहा है कि अगर आजमगढ़ सहयोग कर दे, अगर आजमगढ़ सहयोग कर दे तो हम 330 सीटें। ठीक बात। तो अनूप जी, अगर जो स्थितियां हैं और जो बहुत से सर्वे आए हैं, अब मैंने बीजेपी का भी एक सर्वे देखा, सब कुछ है, कुल मिलाकर के सरकार तो सब बन रही है, इसमें तो दो राय नहीं है, मान गए। लेकिन ये सीटें इतनी क्यों कम हो रही हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? कोई 255 बता रहा है, एक में ओपिनियन पोल में तो 238 ही सीटें थी, फिर उसके बाद कोई 262 सीटें बचा रहा है। हमारे योगी जी ने भी स्वीकार कर लिया कि छठे चरण तक तो खैर पौने 300 पे है, लेकिन अगर आजमगढ़ करें जैसे कि आप भी सुन रहे हैं तो हम 330। मेरा सवाल ये, सीटें घट क्यों गई, क्या कारण रहा? वर्मा जी, एग्जैक्ट पोल, ओपिनियन पोल ये अभी आएगा, अभी जनता देखेगी, आप भी दिखाएंगे, सारे चैनल दिखाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमने पिछली बार भी, आपको याद होगा, कहा था 262 प्लस 2017 में, और कोई भी एग्जैक्ट पोल, कोई भी ओपिनियन पोल, कोई भी चैनल हमको 170 से 180 दिखा रहा था। लेकिन हमने लास्ट दिन तक 11 मार्च को मतगणना, आप इधर चले गए 11 मार्च को मतगणना। मैं एक बात आपसे पूछूं, मैं आपसे 325 सीटें, मैं एग्जिट पोल की कहा बात कर रहा हूं? आप खामखा में एग्जिट पोल पे हमको ले जा रहे हैं। हम सीधे बात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने कहा। मैं सीधे बात वो कर रहा हूं जो आपके प्रेजेंटेशन आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप सुनिए, कि हमने 300 पार का नारा चुनाव शुरू होने के पहले दिया था और आज भी हम उसी पे कायम हैं। हमने 400 का टारगेट नहीं फिक्स किया था कि हम 400 का टारगेट फिक्स करके बोले हो कि हम 300 आएंगे। मेरा सवाल तो फिर इसके बाद आपकी सीटें घट रही है, मानेंगे नहीं मानेंगे कि वो भी नहीं मानेंगे? वर्मा जी, कोई सीट नहीं घट रही है। चलिए, होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ अब सरकार बनाने जा रही है। 2/3 बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आप सीटों की बात कर रहा हूं। अब आप 2/3 पे आगे चलिए, वो बात नहीं करें, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं उसको। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले दिनेश जी से, अभी तो हम उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, जो ये सीटों की बात आ रही है कि सीटें इतनी मिलेंगी, इतनी, आप लोगों को क्या आकलन है? हालांकि आप लोग इस लड़ाई में थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं मानूं तो ये जो ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है और किसी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस अकेले ही सारी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उसने कोई भानुमति का कुलवा नहीं बनाया है। रिजल्ट जो भी जनता दे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन रिजल्ट आ क्या रहा है? आपके मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आपने बाइट सुनाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बाइट सुनाई और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की आपने बाइट सुनाई। तो उनके बाइट से कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये एहसास है
कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पे नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं धर्मवाद की तरफ हुआ है और जातिवाद की तरफ हुआ है। क्योंकि 2.5 वर्षों में जिस तरीके से मजदूर पैदल चल करके, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही मजदूर थे जो पैदलों कई किलोमीटर चल के आए, महंगाई की स्थिति क्या रही, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं चूंकि अब ज्यादा समय नहीं है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे चुनाव नहीं हुए। चुनाव अगर हुए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को समझते हैं, अरे बहुत ही वो जिम्मेदार और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। अच्छा, अब से मैं पूछूंगी, आप ये तो मानते हैं कि सपा भाजपा के बीच में एक क्लोज कॉन्टेस्ट है? ना, देखिए आप बात समझिए। हाँ। समाजवादी पार्टी जब 2017 में गई, भारतीय जनता पार्टी आई, तो भी जनता उन्हीं बातों से परेशान थी, चाहे लाइन ऑर्डर से परेशान। आज भारतीय जनता पार्टी से भी जनता उन्हीं बातों को लेकर के परेशान, चाहे महंगाई हो, चाहे चैन स्केल, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो निश्चित रूप से मेरा जो मानना है वर्मा जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतदाताओं ने अप्रत्याशित मत दिए हैं, और आने वाली 10 तारीख को आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री हो सकता कोई और हो, और समर्थन हो सकता भारतीय जनता पार्टी का हो सकता समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा। अरे ये तो आपने बड़ी बात। अब वरुण जी, हमने भी बहुत से ओपिनियन पोल देखे, बहुत से हमने दावे देखे, आपके अभी अखिलेश जी का भी दावा देखा है, हमने बड़े सर्वे भी देखे हैं, लेकिन सब जगह वोट तो सपा का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन कहीं कहीं बहुमत नहीं दिखाई दे रहा कि बहुमत जो है सपा को मिलने जा रहा, सपा सरकार बनाने जा रही है, ऐसा कहीं से भी कोई नहीं है। मैं आपका ध्यान इधर ही इंगित करना चाहता था जी, बता बोल रहे हैं तो वही तो बात आप कर रहा हूं। तो उसका क्या कारण है वरुण जी कि इतना होने, जैसे मैंने अभी एक देखा आंकड़ा जिसमें 255 बीजेपी को मिल रही है, 158 आपको मिल रही है, कहीं पर 155 मिल रही। सवाल केवल ये उठता है कि कहीं पर भी ये नहीं आया कि वोट तो बढ़ गए हैं, निश्चित रूप से आपने बढ़ा लिए 6-7%, 8% वोट बढ़ा, लेकिन कहीं से ये नहीं आया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो रहे हैं। क्या कहेंगे सारे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जब आशीर्वाद देती है तो खुल करके देती है। जिस तरीके से आज, पहले तो जिस तरीके से आज पूर्वांचल में चुनाव हुआ, पहले चरण से लेकर के अभी तक 7वें चरण तक अभिमन्यु की तरह हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके चक्रव्यूह को तोड़ दिया है, भेद दिया है। देश के प्रधानमंत्री से लेके पूरी केंद्र की सरकार से लेके कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के सांसद, विधायक, मंत्री सब आज इनके घरों घरों में, गृह मंत्री से लेकर के घरों घरों में पर्चे बांटते घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि हम 300 प्लस सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग 300 प्लस से ऊपर ही जा रहे हैं। और जो रही बात ये जो अभी फेसबुक या जो यूनिवर्सिटी से निकल करके जो मैसेज आ रहे हैं हम लोगों के बीच में कि बीजेपी 258, तो देखिए इनका आईटी सेल है, वो काम कर रहा है अपना, चलती चलाई की बेला है भारतीय जनता पार्टी की, आखिरी वक्त मौका मिला है, ये भी काम कर दे, नहीं तो जो पेमेंट फंसे हुए हैं वो भी रुक जाएंगे आईटी सेल वालों के। तो पूरी प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार। मेरा एक सवाल क्यों नहीं आप बता पा रहे हैं? जी बताइए। ये कि सब कुछ हो रहा है जी, वोट प्रतिशत भी आपका बढ़ रहा है, हमने सब देखा है जी। और जहां आपको 29% पे आपने 2012 में सरकार बना रखी थी, तो यहाँ पर जो है आपका वोट परसेंट 38 तक जा रहा, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोई भी सर्वे, कोई भी ओपिनियन पोल ये क्यों नहीं बताता है कि भाई नहीं, आपकी मुख्यमंत्री के रूप में सपा को बहुमत मिलने जा रहा है, 204 सीटें, 205 सीटें, आपकी सरकार उनकी बनेगी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, बताया ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के ओपिनियन पोल हैं वर्मा जी, है ना, इन्हीं के बनाए हुए। मैं जेएमडी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने जनता से उठे हुए मौलिक मुद्दों को पिछले 5 साल में कई बार उठाया, और उनमें आपने बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जो अपनी अगले बगले झांकने लगे। अभी भी आपने कुछ देर पहले इनसे सवाल किया कि आप विकास के मुद्दे पर, तो तुरंत ये साइकिल बम पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आज एक बात अभी इस पर आई है, पूरी इसी पे ही आ रहा हूं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव
चुनाव हुआ है, जनता ने पूरी तरीके से परिवर्तन का मन बनाया है। और अभी आपने बताया 29% हमको वोट 2012 में मिला, सरकार बना दी, आज 38% मिल रहा है, 38 से भी ऊपर जा रहे हैं वर्मा जी। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 10 मार्च को, जैसे भाई अब आप उस ओपिनियन पोल का क्या करेंगे, पूरे भारतवर्ष के सारे टीवी दिखा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कितना पीछे रह गए ये लोग आंकड़े से। आज पंजाब में इनका खाता नहीं खुल रहा, बहुत जगह पे इनका खाता नहीं खुल रहा, कई प्रदेशों से इनकी सरकारें जा रही। उसी तरीके उत्तर प्रदेश ने जो परिवर्तन का मन बनाया है, जो यहाँ की जनता, बेरोजगार किसानों, मजदूरों, महिलाओं ने जो अपना मन बनाया है और मन बना करके जो वोटिंग हुई है, इसीलिए अब की बार इतना साइलेंट वोट हुआ है, ये सरकार के विरुद्ध वोट हुआ है। सरकार की अत्याचारी सरकार, निरंकुश सरकार में दिख रहा है। देखिए 10 मार्च तक इनके सब पोस्ट, इनके सारे चैनल है खरीद लिया, तो वो जो कुछ भी दिखाएंगे वो तो इनके पक्ष में भाई, उनको को जनता मान गया। अनूप मुझे ये समझा दीजिए कि पिछले बार आपने कहा था कि 262 प्लस हमने कहा था और देखिए उतना ही हो गया, इस बार भी बता दीजिए तो हम ख्याल रखेंगे। 10 मार्च को अभी बहुत जल्दी है, कितनी सीटें आपको मिलने जा रही हैं? नहीं वर्मा जी, देखिए ऐसा है कि अब सारे वोट ईवीएम में बंद हो गए। हाँ ठीक है, उसमें तो बंद है, और अभी 20 मिनट 25 मिनट बाद अंतिम चरण भी बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जिन मुद्दों पर, जिस आपको संख्या बताइए और जिस विजन पर ठीक काम करने गई थी, और हमने कहा था 300 पार, तो 300 पार का जो हमने नारा दिया था, पिछली बार हमने कहा था 265 प्लस, अब की हमने कहा 300 प्लस। 300 प्लस, ठीक बात। हमने नहीं कहा कि 400 का टारगेट फिक्स कर दिया। नहीं, 300 पे आ बोलूंगा वर्मा जी। आजमगढ़ में 10 विधानसभाएं हैं। एक मिनट, अरे भाई बार-बार आप टारगेट पे आ रहे हैं, टारगेट पे क्वेश्चन सुन लें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। खैर गिनती तो अपूर्व होने जा रहे हैं, गिनती सिखा दें। 275 और आजमगढ़ की 10 विधानसभाएं 285 होती है, 330 नहीं होती है। तो ये बार-बार जो टारगेट पे आप आ रहे हैं कि टारगेट 400 था, टारगेट 300 हो गया, देखिए मानसिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब हो चुकी है। वरुण जी आपका दोस्त नहीं है, वरुण जी हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, आपका दोस्त नहीं है। वरुण जी बहुत प्रिय भाई हैं, ये सुनते नहीं बात ठीक से। मोदी जी ने कहा 275 आ चुकी है, ये 7वां चरण है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने पे चर्चा करेंगे। अरे आप बोले, आलोक जी बोले, जल्दी बोलिए। 275 हम आ चुके, 57 सीटों का चुनाव वर्मा जी। आजमगढ़ लाल के हसीन सपनों पर जो भाई आज कोई इससे वोट नहीं मिलने जा रहा है, बात है। 275 योगी जी ने कहा, भी आपने सुना जो बाइट सुनाई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 275 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। अगर आजमगढ़ हमको सपोर्ट कर दे तो हम 330 पहुंच जाएंगे। वर्मा जी जोड़ लीजिए जरा, 275 और 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अच्छा, पूरी 57 हो गया जी, खत्म हो गया। माने आप ये समझिए मंडी, अरे हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, धन्यवाद अनुज जी, आपको बहुत धन्यवाद, और दिनेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ने दावे एक कर दिए हैं, 300 प्लस भाजपा का भी दावा है और दावा वरुण जी का भी है। चलिए 10 तारीख को हम कसौटी पे इसे कसेंगे, देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।